आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी क्लास 12th की। और चैप्टर हमारा है 6। सेकंड पार्ट इसका देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप उसे जरूर देखें। बात करते हैं यहाँ पे सांप्रदायिकता का क्या मतलब होता है। मैंने आपसे कमेंट में भी पीछे पूछा था इस क्वेश्चन के बारे में, तो कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था। तो देखिए क्या मतलब है। देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को तो बहुत अच्छा मानता है, अपने धर्म को बहुत बेहतर बताता है, तो ठीक है, सभी बताते हैं भाई। लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरे के धर्म को गाली देता है, दूसरे के धर्म से घृणा करता है, नफरत करता है, और अगर वैसा ऐसी विचारधारा है, तो इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, धर्म से संबंधित है एक तरह से ये। तो ये समझिए आप, यदि स्वयं के धर्म को अच्छा माना जाए और अन्य धर्मों के प्रति घृणा या नफरत की जाए, तो ये सांप्रदायिकता का प्रकार हो जाता है। साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो सांप्रदायिकता का मतलब है धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद। धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद, याद रखें बिल्कुल शब्दों को। उग्रवाद जो है एक ऐसी अभिवृत्ति है। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने समूह को तो ठीक मानते हैं, यानी लोग जो है अपने समूह को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन दूसरे समूह को वो निम्न, बेकार, अवैध इस तरीके से समझते हैं। तो उग्रवाद एक ऐसी अभिवृत्ति है। सांप्रदायिकता आप यहाँ पे समझ चुके हैं, आगे और समझिए। सांप्रदायिकता जो है एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा भी है। आपने देखा होगा कि ये धर्म से जुड़ी होती है। सांप्रदायिकता कई बार दंगों का रूप ले लेती है। आपने कई बार सुना होगा कि दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में कई बार विवाद हो जाता है, और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो दंगे का रूप ले लेता है। और कई बार राजनीतिक दल जो होते हैं वो ऐसे दंगों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। समझ रहे हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को। तो ये सांप्रदायिकता है आपके लिए। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट में पूछा जा सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। एक क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है, और एक ऐसा सिद्धांत है इसके द्वारा राज्य जो होता है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, ठीक है, इसके द्वारा सरकार को धर्म से बिल्कुल अलग रखा जाता है। यानी राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग रखा जाता है। राज्य जो है वो विभिन्न धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करता बिल्कुल भी। चाहे मान लो जैसे भारत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे क्या है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें। और सभी धर्मों को समान माना जाता है, भेदभाव नहीं होता धर्मनिरपेक्ष देशों में। और सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाता है। व्यक्तियों को अपनी धार्मिक परंपराओं को मानने की आज़ादी होती है, और अपने धार्मिक जो भी रीति रिवाज है उसको जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं, लेकिन उससे किसी दूसरे को हानि या नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्षता है। एक क्वेश्चन अल्पसंख्यक से रिलेटेड भी आपके पेपर में आया हुआ था कि अल्पसंख्यक का क्या अर्थ है, या फिर अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होता है, इसे बताइए। तो देखिए, ऐसे समूह जो कि धर्म, जाति की दृष्टि से संख्या में कम होते हैं। मान लो किसी धर्म के लोग कम हैं, या किसी जाति के लोग काफी कम हैं समाज में, तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे हम बात करें, सिख धर्म के लोग, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, ये क्या हो जाते हैं, ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ठीक है। और जो हिंदू हैं वो बहुसंख्यक हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है और अन्य धर्मों के लोग कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से ये बहुसंख्यक हो जाते हैं। तो ये अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आता है सत्तावादी राज्य से क्या अभिप्राय है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सत्तावादी राज्य से क्या अभिप्राय है। देखिए, सत्तावादी राज्य का मतलब है एक ऐसी सरकार जिसके पास सत्ता है, ठीक है, और वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, यानी जैसा मन करे वैसा सत्ता का उपयोग करे, तो ऐसी सरकार सत्तावादी होती है। भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक सरकार और सत्तावादी सरकार को अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक सरकार जितनी अच्छी होती है, सत्तावादी सरकार उतनी ही बुरी होती है। यानी लोकतांत्रिक की बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है सत्तावादी। समझिए, आपको थोड़ा और डीप समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे लोकतंत्र में लोगों को धरना प्रदर्शन करने का, सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने का पूरा अधिकार होता है, हक होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, लोकतंत्र में लोग अपना विरोध करने के लिए धरना भी देते हैं, और सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होता है तो उनसे उसको बदलवाने की मांग भी करते हैं। और सरकार जो होती है उनकी बातों को मान भी सकती है और नहीं भी, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन क्या ये सत्तावादी राज्य हो कहीं पे,
वहां पे लोग ऐसा कर सकते हैं? वहां पे बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई सरकार के खिलाफ जाता है तो सरकार चाहे तो उस पर गोलियां बरसवा दे। यहाँ मीडिया जो है सरकार के खिलाफ बोल देता है, पर क्या वहां पे सत्तावादी राज्य में भी मीडिया ऐसा बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता, परमिशन ही नहीं है। तो इसे सत्तावादी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब इसे देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य के बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती। जिनके पास शक्ति होती है वो किसी भी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। यानी कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, ताकत है, और वो उसका खूब दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सत्तावादी राज्य अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार, कानून की उपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसी अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना जरूर होगा। नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसा ही हाल है। वहां पे जो वहां का शासक है, किम जोंग उन ऐसे कुछ नाम है उसका, वो पूरी तरीके से सत्तावादी शासन चला रहे हैं। ठीक है। वहां पे जैसा दिल करे वैसा कर देते हैं वो। तो ऐसे शासन को हम सत्तावादी शासन कहते हैं, जहां पे भी ऐसा होता हो। और देखिए कुछ पॉइंट इन्हें भी समझिए। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव इमरजेंसी के दौरान, यानी आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक लागू रही। यानी जो इमरजेंसी लागू की गई थी भारत में 1975 से 77 वाला जो समय था, उस समय कुछ ऐसा ही सत्तावादी शासन भारत में भी देखने को मिला था। हालांकि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन आपको पता है इमरजेंसी के दौरान सारी जो शक्तियां होती है वो केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, और केंद्र ने कितने सारे प्रतिबंध लगा दिए थे उस समय में, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल में। तो आप ये समझ जाएंगे आराम से। आगे देखिए, संसद को निलंबित कर दिया गया था, नागरिक स्वतंत्रताएं जो थी वो छीन ली गई थी, राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया था, बिना मुकदमा चलाए जेलों में लोगों को डाला जा रहा था, किसी को धरना प्रदर्शन करने की उस समय में कोई आज़ादी नहीं रह गई थी। जो न्यूज़पेपर या जनसंचार के माध्यम वगैरह जो थे, मीडिया, तो उस पे प्रेस पे क्या कर दिया गया था? सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सबसे जो बेकार काम हुआ था वो था नसबंदी अभियान, जिसमें जबरदस्ती जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। 1977 के प्रारंभ में चुनाव कराए गए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर, ठीक है, जब कराए गए तो लोगों ने जो ये सत्तावादी शासन झेला था उस समय में, बढ़ चढ़कर सत्ताधारी जो कांग्रेस थी उसके दल के विरोध में वोट डाले थे, और कांग्रेस को उसमें हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत में भी एक बार इमरजेंसी के दौरान ऐसा ही शासन देखने को मिला था। ठीक है। ये तो फिर भी बहुत कम चीजें हैं, जहाँ पे दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे बिल्कुल तानाशाही चलती है। वहां तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आराम से आप कर देंगे। ये आएगा क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपको पहले बता रहा हूँ। याद रखना, बिल्कुल पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये आरटीआई वाला, आरटीई वाला, सॉरी, आरटीआई वाला देखना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बताइए, क्वेश्चन है हमारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया एक कानून है, और ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा जो भारतीय लोग हैं वो सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने पहुंचने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी भारतीय लोग जो है वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन वाला ये जो कानून है, इसके तहत आरटीआई लगा के, इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या फिर कोई सरकारी विभाग जो है उससे सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है, लिखित में एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ये जो प्रोग्राम लेकर आई है सरकार, उसमें सरकार ने कितने पैसे का इनका वो प्रोजेक्ट था, कितने पैसे लगाए हैं, कितना समय लगाए, जो भी मतलब मन में क्वेश्चन हो तो वो इस कानून के तहत पूछ सकता है। ठीक है। और जब ये पूछ लिया, इधर से लिखित में पूछा जाता है भाई, तो उसके बाद वो जो अधिकारी होता है, संबंधित अधिकारी, उससे ये उम्मीद की जाती है कि 30 दिन के अंदर उत्तर जो है वो लिखित रूप में प्रोवाइड करा देगा। अगर मान लो ऐसा नहीं करता है तो फिर उस अधिकारी पे क्या करा जाता है? जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, ये कानून है। सूचना अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 2005 को पारित किया गया था, 2005 में। इसके तहत नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। किसी भी सूचना के लिए अनुरोध करने का अधिकार था, दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट, उसकी प्रतिलिपि, फोटोकॉपी लेने का अधिकार था,
दस्तावेजों, कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार था। ठीक है, सरकार जो काम करती है या कोई प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रही है, तो लोग पूछ सकते हैं उसके बारे में कि भाई अधिकार है उनको इस कानून का इस्तेमाल करके कि सरकार ने कितना पैसा लगाया है, कितना समय लगाया है, हुआ नहीं हुआ, जो भी मतलब उनके मन में क्वेश्चन हो, लिखित रूप में उनको इस कानून के तहत पूछने का अधिकार है। और सरकार का जो अधिकारी होता है, संबंधित जो अधिकारी होता है, उसको उसका जवाब देना पड़ता है। अगर नहीं देता है जवाब तो फिर उस पर क्या होता है, कानूनी कार्रवाई होती है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है और आगे कार्रवाई हो जाती है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखा है। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? अल्पसंख्यक क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, 1-2 क्वेश्चन पहले। अब इन वर्गों को राज्य से यानी सरकार से संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग समाज में संख्या में कम होते हैं। इनकी संख्या जो होती है, अगर हम समाज में देखें तो इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता में अगर देखें तो वहां पे भी इनका कोई खास वर्चस्व नहीं होता है, या फिर हो सकता है कई जगह पे इनकी मौजूदगी भी ना हो सरकार में। ऐसे में इनके भीतर असमानता की स्थिति भी पैदा हो सकती है, भाव पैदा हो सकता है। और हमारा संविधान जो है वो अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। तो ऐसे में क्या है, हमारे संविधान ने इनके लिए कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जैसे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में आप देखो, इसको समझते हैं थोड़ा। ये एनसीईआरटी है आपकी, 29 को पढ़ते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी, ठीक है, निवासी के किसी अनुभाग को जिसकी कोई अपनी भाषा, कोई लिपि या संस्कृति हो, उसको बनाए रखने का अधिकार होता है। मान लो अल्पसंख्यक लोग हैं, अब उनको ये अधिकार नहीं होगा तो धीरे धीरे उनकी संस्कृति और वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको मानने वाले लोगों की संख्या ही वैसे ही कम है। तो इसलिए उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, राज्य द्वारा पोषित या फिर सरकारी खर्चे से या राज्य निधि से सहायता पाने वाली कोई शिक्षा संस्थान है, ठीक है, कोई भी, वहां पे प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा, इनमें से किसी भी आधार पे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वंश के नाम पे, भाषा के नाम पे उसको पढ़ाई से, इन संस्थाओं में एजुकेशन प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 29 हमारा कहता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए 30 को भी देख लेते हैं। 30 कह रहा है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने इंटरेस्ट यानी अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि धर्म या भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपनी इंटरेस्ट के अनुसार अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसको चला सकते हैं। शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य यानी कि सरकार किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं जिससे अल्पसंख्यकों को नुकसान ना हो, यानी उनको फायदा पहुंचे। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने आपको ये जो वीडियो कराई है, जितने भी मेन क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखिए समय कम है इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहा हूँ। बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर आपके आने के चांस है। बाकी आपको क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसके बाद आप रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप वीडियो देख लो और सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ लो, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल जो है आपका इसका सोशोलॉजी का वो काफ़ी अच्छा है। मतलब उसकी लैंग्वेज आप देखोगे काफ़ी सिंपल है और सीधा सीधा आपको कंटेंट वहाँ पे दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा है। ऐप, आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। इस ऐप में आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे और हमारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मिल रहे हैं, और जल्दी हम सोशोलॉजी के भी आपके टेस्ट वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश के भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के भी अपलोड करने वाले हैं। तो आप इसे डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।